प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI, the banker to every Indian truly। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। क्या सर्च इंजन के चक्कर में पड़े हो दोनों? अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉल करो 9300 300 300। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा और 0 ए स्टॉक ट्रेडिंग ऐप। असम पहुंचे पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी आपात लैंडिंग फैसिलिटी पर इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया पावर शो। 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा मेट्रो स्टेशन। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। जम्मू के आरएसपुरा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। ड्रोन से भेजी ड्रग्स की खेप को सुरक्षा बलों ने किया बरामद। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मुंबई के मुलुंड वेस्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो का स्लैब गिरने से हादसा। गाड़ी और ऑटो स्लैब के नीचे दबे 3-4 लोग घायल, कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। और वैलेंटाइंस डे पर देखिए हमारी खास पेशकश, दिल से रिस्क, दिमाग से रिटर्न। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का। 14 फरवरी दुनिया आज के दिन को प्यार के खास दिन के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है। प्यार में कमिटमेंट भी कर रही है, लेकिन मार्केट की दुनिया में कमिटमेंट का मतलब चॉकलेट और फूल नहीं होता। यहाँ कमिटमेंट का मतलब होता है रिस्क लेना। और सवाल यह है कि क्या हर रिस्क सच्चा कमिटमेंट होता है, या कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो भावनाओं में लिए जाते हैं और बाद में वैल्यू नष्ट कर देते हैं। आज हम वैलेंटाइन डे को रोमांस नहीं, रिटर्न के नजरिए से देखेंगे। इस शो के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से रिस्क सोचे समझे, कैलकुलेटेड और लॉन्ग टर्म वैल्यू के होते हैं और कौन से रिस्क भावनात्मक फैसले होते हैं जो निवेशक को नुकसान की राह पर ले जाते हैं। क्या लॉन्ग टर्म निवेश सच्चा प्यार है, और क्या लॉस में अटका निवेश जिद है या कमिटमेंट? और इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और रितेश बुद्धदेव भी होंगे। बहुत स्वागत है नितेश सर और पूनम मैम आपका। अनिल सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले पूनम मैम से ही जान लेते हैं। मैम, वैलेंटाइन डे लोग कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मार्केट के नज़रिए से ये कमिटमेंट इसे समझना चाहें तो किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या है ये कमिटमेंट मार्केट के नज़रिए से? देखिए, कमिटमेंट को एक जनरल टर्म में माने तो कमिटमेंट होता है कि हम लॉन्ग टर्म साथ रहना। इस कमिटमेंट की आप रिलायबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी है, आप किसी के साथ क्यों कमिट करेंगे, यानी क्यों ही किसी के साथ हमेशा रहने का। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, रिलेशनशिप होती है बिफोर शादी, फिर शादी से पहले वो सोचते हैं कि ये रिश्ता निभाने लायक है, इसमें लॉन्ग टर्म बने रहने से हमें आगे ग्रोथ मिलेगी और हमें सक्सेस मिलेगी और इसमें इवॉल्व होगा रिलेशनशिप, इसलिए कमिटमेंट करके शादी करते हैं। जब तक शादी नहीं होती कमिटमेंट नहीं होता। सो कमिटमेंट इज बेसिकली एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि आगे चल के ग्रोथ होनी है, तो उसमें आप फिर अपना पूरी एनर्जी देते हैं और पूरा साथ देते हैं, उसको समय देते हैं, लॉन्ग टर्म का समय देते हैं कि हाँ समय लगेगा, ये समझ के आप कमिटमेंट देते हैं। दैट इज गॉट कमिटमेंट इन अ नॉर्मल टर्म। अब वहीं आप इसको निवेश के साथ अगर जोड़ते हैं तो निवेश में बहुत जो हमारा कॉमन एक सेट
फॉर्मूला है कि आपको कोई भी निवेश करना है तो वो लॉन्ग टर्म है, अगर शॉर्ट टर्म है तो पार्किंग द फंड्स है खाली। तो लॉन्ग टर्म निवेश की जब बात करते हैं वहाँ डेफिनेटली कमिटमेंट की बात आती है कि आप कमिट करते हैं कि जैसे हम एसआईपी की बात करते हैं या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि हम कमिट करते हैं कि इतने समय तक हम भरेंगे, और ये कमिटमेंट का कहीं ना कहीं जुड़ाव हम हमारे गोल के साथ करते हैं कि जो गोल जितनी समय तक है उतने साल हम इस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहेंगे। तो ये डेफिनेटली एक कमिटमेंट है, पर ये जैसे प्यार अंधा होता है, हर किसी सिचुएशन में भी कमिटमेंट चलते रहता है, आजकल कम चलता है पर नॉर्मली चलता है, वैसे इनर इन्वेस्टमेंट ये एक अंधा कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। इस कमिटमेंट को हम, जैसे हम बार बार कहते हैं ना, रिव्यू योर पोर्टफोलियो, उसे रिव्यू करना चाहिए टाइम एंड अगेन। और कहीं भी कोई ऐसी बात लगे कि कोई फंडामेंटल बदला है या गवर्नेंस बदली है या आपका गोल पास आ गया है, किसी भी तरीके का इस तरह का अगर चेंजेस आया तो डेफिनेटली उस कमिटमेंट को ब्रेक करना चाहिए। और हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको हमें निभाने के लिए ये आप इसे जिद कह दें तो जिद नहीं करनी चाहिए, इसे कमिटमेंट को जरूर तोड़ सकते हैं। तो उधर आके आप इसे एक इमोशनल अटैचमेंट से हटके एक लॉजिकल डिसीजन लेना। बिल्कुल, यानी जिस तरह से प्यार में होता है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो होता है उसे भी बीच बीच में रिव्यू किया जाता है और करना जरूरी है, वैसे ही मार्केट में अगर कोई कमिटमेंट है तो उसका भी रिव्यू जरूरी है कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद है या नुकसानदेह हो सकता है। नितेश सर, यही सवाल आपसे भी है कि आप कमिटमेंट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या लंबे समय तक टिके रहना है कमिटमेंट या सही समय पर निकल जाना है कमिटमेंट? थैंक यू सो मच आज इनवाइट करने के लिए। जैसे पूनम जी ने बताया कि कमिटमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। उसको थोड़ा आगे बढ़ा के मैं देखूं तो आपका जो कमिटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ कोई म्यूचुअल फंड स्कीम या शेयर्स के पत्ते मत रखिए। आप मत बोलिए कि मैं ये शेयर से कमिटेड हूँ, उससे शादी नहीं करनी। आपको अटैच रहना है, आपको मुझे लगता है कमिटेड रहना है आपके गोल से, आपके असेट एलोकेशन की प्रोसेस से। आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मेरा असेट एलोकेशन है 60% इक्विटी, 30% फॉरेन इक्विटी या डेट और 10% गोल्ड, तो अगर उसको आप अटैच रहते हो, उसको आप मुझे लगता है कमिटेड रहते हो, वो एक्चुअल फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलो, सिंपल फॉर्मूला में डालो तो कमिटमेंट इज इक्वल टू, इन इन्वेस्टिंग कमिटमेंट इज इक्वल टू प्रोसेस प्लस पैशंस, क्योंकि प्रोसेस आपको डायरेक्शन देगा और पैशंस आपको कंपाउंडिंग देगी। बिल्कुल। पूनम मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूचुअल फाइनेंस में अगर रिस्क की बात की जाए तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना या बिल्कुल भी ना लेना? तो जब हम एक पोर्टफोलियो की बात करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिस्क असेस करना। यानी हर निवेशक का जोखिम उठाने की क्षमता, जोखिम उठाना से मेरा तात्पर्य है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव का जो रिस्क है उसके प्रति आपकी क्या प्रक्रिया है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। अब कोई इन्वेस्टर ऐसे सोचे कि नहीं, मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है, मुझे रिस्क नहीं लेनी है और मैं निवेश नहीं करूंगा, और निवेश न करना वो उस समय के लिए ऐसा है कि वो रिस्क नहीं ले रहा है मार्केट का, पर इसे फाइनेंशियल टर्म्स में और एक विजनरी की तरह देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है जिसे आप बचा रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए फाइनेंशियली स्मूथली आप उस गोल के पैसे अचीव करें तो आपको वो वेल्थ तभी अचीव होगा जब आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाएगा। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा तो दूर, आप उसको एक नॉर्मल एफडी वाले रिटर्न्स भी नहीं कमाने दे रहे और उसको निवेश ही नहीं कर रहे, तो 100% आप गोल अचीव नहीं करेंगे। तो रिस्क की जो परिभाषा है कि आप आपके गोल तक पहुंचने में कितना रिस्क ले रहे हैं, तो अगर आप निवेश नहीं कर रहे तो आप 100% रिस्क ले रहे हैं, और अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हाँ आप थोड़ी बहुत रिस्क ले रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में वो रिस्क डेफिनेटली नेगेट होती है, ये हमने बाय लार्ज देखा हुआ है पास्ट में। तो रिस्क न लेना बहुत बड़ी रिस्क है एज कंपेयर टू मार्केट्स की। सोची समझी रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके रिस्क जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से
तो जी। उसको समझते हुए आपको डेफिनेटली रिस्क उठाते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, यानी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। आपको रिस्क लेना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, वो चाहे प्यार में हो या फिर पर्सनल मार्केट में हो। नितेश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जिद में फर्क कैसे समझे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोई खराब रिश्ता रहता है तो वो टॉक्सिक बन जाता है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें कि ये कैसे समझ में आए कि यहाँ पर टॉक्सिकेशन हो गया है या फिर ये जिद हो गई है, इससे निकलना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत एक थिन लाइन होती है जब हम बात करते हैं कि ये जिद है इसलिए मैं इसमें स्टॉक में या म्यूचुअल फंड ये प्रोडक्ट में बना हुआ हूँ, कि मेरा एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या मुझे लॉन्ग टर्म इसमें बना देना है। बिकॉज काफी बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई स्टॉक्स खरीद लेता है या मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीद लेता है और वो 30% गिर गया, 20% गिर गया, बराबर है, तो वो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो एक दिन ऊपर आएगा, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है। पर उसी के सामने अगर कोई 15-20-30% ऊपर चला जाता है तो उसको पता है कि इसको रिडीम कर लेते हैं। तो एक ही बंदा एक जगह पे जहाँ पे लॉस है उसको पीछे जाके बोलता है अभी ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर दिया, ये तो अच्छा है, और फिर वो जस्टिफाई करता रहेगा कि सब बराबर चल रहा है। जैसे आपने बात की रिश्ते की तरह, अगर आपको लग रहा है कि वो टॉक्सिक रिलेशन है और आप इनफ टाइम दिया है तो यू शुड डेफिनेटली कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज वो जिद आपकी जो है ना आपको ही भारी लगेगी जी। तो अगर मैं क्लियर थेसिस से नंबर ड्रिवन और मैं फंडामेंटली उस चीज में रुका हुआ हूं तब वो लॉन्ग टर्म है। बट मैं गलती नहीं कर सकता, मैं लॉस बुक करूंगा तो मैंने अपनी गलती मान ली, या बाई प्राइस देख के ही मैं उसमें बना हुआ हूँ कि नहीं नहीं ये तो मेरी बाई प्राइस है, मैं उसमें आ जाऊंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोरोड कन्विक्शन से, मतलब किसी ने आपको बोल दिया ये रिश्ते में चले जाओ, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोरोड कन्विक्शन से आप कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। और आपको एक लास्ट फाइन टेस्ट करना है कि अगर आप डेटा बेस्ड डिसीजन ले रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें रुके हो वो इन्वेस्टमेंट में, तो वो आपकी जिद है। बिल्कुल, यानी किसी रिश्ते के लिए, किसी कमिटमेंट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं सुनी बात पे नहीं जाना है, आपको खुद ही फैसला लेना है। पूनम मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी इनकम के हिसाब से क्या हर व्यक्ति को अपना एक रिस्क प्रोफाइल बनाना चाहिए? डेफिनेटली हर एक का रिस्क प्रोफाइल यूनिक होता है। आप उसको एक थंब रूल में या जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस एज ब्रैकेट के लोगों का ये रिस्क है, मॉडरेट है कि अग्रेसिव है कि कंजर्वेटिव है, या इस एज का इतना है। हम ना उसको एज वाइज बाइफर्केट कर सकते हैं, ना ही हम एक जेंडर वाइज कि फीमेल का ये, मेल का ये, मतलब कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है। सेम एज के, जैसे नितेश जी ने बहुत अच्छे से अभी बताया कि हर एक का एक अपना अपना पैरामीटर है। एक ही बंदा एक ही डिसीजन में अलग अलग डिसीजन लेता है एक ही सिचुएशन में। सेम इसी तरह एक 30 इयर्स का मैन जिसे हम सोचेंगे कि बाकी सब चीजें ठीक है, उनका भी रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। सो इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क। हर एक का इनकम जो है उसके हिसाब से, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसके जो गोल्स हैं वो कितने दूर हैं, और क्या उसकी दूसरे आजू बाजू जो भी चीजें उसको मैटर करती है, वो सबके ऊपर रिस्क एपेटाइट होता है। और हर एक का एक पर्सनल व्यू भी होता है। सब कुछ सेम है, मगर एक बंदा कह सकता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल उतार चढ़ाव कंफर्टेबल नहीं लगता, आई गेट एंजाइटी, सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। सो वो एक पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। वो सब मद्देनजर देख के ही मतलब जैसे हमने पहले भी बात की, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान शुड बी द रिस्क असेसमेंट। आपका रिस्क कितना है उतनी ही आप जोखिम उठाइए, क्योंकि अदरवाइज बाद में एंजाइटी होती है। और आप अभी हमने जैसे और भी डिस्कस किया, आप एंजाइटी के तक चलते, मार्केट को उतार चढ़ाव के चलते गलत डिसीजन लेके आप इन्वेस्टमेंट से जब निकल जाते हैं तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग गोज फॉर अ टॉस। बिल्कुल, यानी हर व्यक्ति के हिसाब से और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही आपको प्लान करना चाहिए। नितेश सर, क्या इमोशनल अटैचमेंट सबसे बड़ा रिस्क है? क्योंकि ठीक है, भावनाएं, प्यार, मोहब्बत को आगे तो बढ़ा सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या ये बहुत ज्यादा अति हो जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है? सबसे बड़ा रिस्क है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे रिलेशन में भी, इन्वेस्टिंग में भी वही सेम चीज काम आती है। क्योंकि अगर आप कोई चीज से बहुत अटैच हो तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, बिकॉज आप ओवर इमोशनली अटैच हो गए हो उससे। फिर उसकी खामियां नहीं दिखती आपको, ठीक है, छोटी मोटी खामियां ठीक है, बट फिर नहीं दिखती। वही सेम तरीके के इन्वेस्टमेंट में, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है,
ये तो मैंने मेरी पहली कमाई से लिया था, या तो मुझे उसने कमा के दिया हुआ है पास्ट में, तो मुझे इसमें अभी भी इन्वेस्टेड रहना है, भले अभी उसका प्रोस्पेक्ट खराब हो गया है, वो स्टॉक्स का, वो म्यूचुअल फंड स्कीम का, बराबर है। ये कंपनी कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये तो टेम्पररी ऐसा कुछ हुआ है, ये तो सब बराबर ही है। क्योंकि इधर क्या कर रहे हो आप, इससे इतने अटैच हो गए हो कि उसमें जो ड्रॉबैक्स है ना वो आपको दिख नहीं होंगे। तो मेरा मानना है कि आपकी जो अटैचमेंट है ना वो आपको एक एक्सपेक्टेशन देती है, और वो गलत एक्सपेक्टेशन अगर है तो वो अल्टीमेटली आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, और फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है आपके जो डिसीजन होंगे ना वो शायद गलत हो सकते हैं। सो मुझे लगता है आप अटैचमेंट से उभर के देखिए, क्योंकि मैंने काफी बार देखा है, काफी हमारे इन्वेस्टर में, क्योंकि कोई स्टॉक गिर भी रहा है तो फिर भी उसमें वो एवरेज करेंगे, और ये काफी कॉमन बायस है, राइट, बिकॉज वो ओवर अटैच हो गए वो पर्टिकुलर चीज के, नहीं यही स्टॉक मेरे को कमा के देगा। सी पैसा पैसा होता है, किसी चीज ने बना के आपको नहीं दिया आज प्रॉफिट, तो शायद दूसरे चीज में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसी स्टॉक में से या उसी म्यूचुअल फंड में या वही पर्टिकुलर असेट से ही मुझे पैसा निकालना है। सेम और अटैचमेंट को थोड़ा आगे चल के देखें तो बिकॉज गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है और मुझे उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला भी, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं और पोर्टफोलियो में उसको ऐड ही करता, राइट। सो कोई भी तरह का अटैचमेंट शायद अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं देख रहे हो, थोड़ा इमोशनली दूर जाके देखोगे, तो मुझे लगता है आप उससे बच सकते हो। बिल्कुल, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कमिटमेंट आगे चल करके, शुरुआत में तो वो बेहतर था लेकिन आगे चल करके अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, अगर टॉक्सिक हो जाएंगे तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और जैसा कि पूनम मैम ने बताया कि यही एंजाइटी को जन्म देता है। मैम, क्या वाकई में एंजाइटी की वजह यही है, ये गलत डिसीजन या फिर ओवर इमोशनल हो जाना किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के? डेफिनेटली सभी कुछ मिला जुला के एंजाइटी होती है जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के कोई काम करते हैं और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको आप हैंडल कैसे करेंगे। बिकॉज हमने देखा है बहुत मर्तबा आप बहुत सारी चीजों में तो डील कर लेते हैं, मगर जहाँ पैसे की बात आती है तो वहाँ इतना पोजेसिवनेस और इतनी ज्यादा उससे लगाव होता है कि वो अगर आपसे नहीं आपको रिटर्न दे पाया तो आप एंजाइटी के साथ साथ फिर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, फिर और एंजाइटी होती है, एंड स्लोली एंड स्टेडली यू एंड अप इनटू द डेट साइकिल। धीरे धीरे वो डेट की तरफ ले जाता है, बिकॉज लाइफ तो चलनी है, इमरजेंसीज आनी है। सो वही एक और एक बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कोई भी रिलेशनशिप को आप जैसे जैसे सिक्योर रखने के लिए बहुत सारे कुछ यू टेक अ हॉलीडे और यू टेक सम काइंड ऑफ ऐसे डिसीजन लेते हो जिससे आपकी रिलेशनशिप स्टेडी चलती रहे लॉन्ग टर्म। आपको उसी तरह इन्वेस्टमेंट में एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। तो वहां आप भावुक नहीं हो सकते, आपको कम से कम 3 से 6 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब एंड योर अदर स्ट्रक्चर्स, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखें। तो उससे क्या होगा कि भावनाओं में बह के आप गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे और लोगे, और आपके जो इमरजेंसी फंड्स है वो आपको कुशन देंगे, आपके जो आपका प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसे हमें लंबा समय खींचना है, उसको कुशन देते हुए उसे बहुत बखूबी आगे लेके जाएंगे और आपका जो भी फाइनेंशियल गोल होगा उसे बहुत स्मूथली आप अचीव कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी ऑप्शंस आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं रिलेशन में या फिर किसी कमिटमेंट में या कोई रिस्क ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको पैरेलल भी कुछ सोच करके चलना पड़ेगा। नितेश सर, हम समझना चाहेंगे कि डिसिप्लिन कमिटमेंट हम किसे कह सकते हैं, या फिर ऑप्शन हमारे पास बेहतर क्या हो सकते हैं? क्या SIP को माना जा सकता है एक डिसिप्लिन कमिटमेंट? बिल्कुल, आई थिंक SIP की परिभाषा या आप दूसरे उसका सिनोनिम्स देखने जाओ तो आप डिसिप्लिन कह सकते हो। बट इसमें एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है या रॉन्ग प्रोडक्ट में शिफ्ट किया है तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं होगी, वो आपकी स्ट्रक्चरल मिस्टेक हो जाएगी। बिकॉज सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम है क्योंकि एग्जाम्पल तौर के मान लीजिए कि मैं एवरी 10th को या 15th को अगर SIP करता हूँ, ठीक है, तो मैं उस दिन मार्केट नहीं देखता, वो ऑटोमेटिक मेरे बैंक से डेबिट हो जाएगा और मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा इमोशनल उसमें अटैचमेंट नहीं है वो चीज को लेके कि नहीं आज तो मार्केट बढ़ा था फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आई थिंक SIP और दैट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोसेस। वो हर मंथ और सालों तक वो एवरेज आउट कर देगा, बिकॉज ये एक सिस्टम है। आप वोलेटिलिटी को मैनेज कर रहे हो और आपके इमोशंस, आप इसमें अटैचमेंट नहीं जा रहे हो, बिकॉज ये डिसिप्लिन हो गई।
आप नहीं देखने से तो कभी नहीं, आज तो मार्केट नीचे ऊपर जा रहा है तो आज मैं एसआईपी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो कट गया ना, उधर से निकल गया। तो रेगुलर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो गया, और आपका जो वोलेटिलिटी जो आपको फेवरेबल काम आने वाला है वो भी आपका काम हो गया। बट जैसे मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या तो कितनी भी स्पीड से जाओ वो डिसीजन रॉन्ग ही होने वाला है। तो मुझे लगता है एक प्रॉपर असेट एलोकेशन, प्रॉपर प्रोडक्ट में या प्रॉपर स्कीम में ऐसा है, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन। नहीं क्या मैं उसको रिव्यू नहीं करता, मैं बस एसआईपी किए जा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि मेरे को लॉन्ग टर्म इसमें रहना है। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि हाँ, लॉन्ग टर्म एज असेट क्लास में बने रहना है, और मुझे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या पर्टिकुलर शेयर से शादी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नितेश सर आपने कि अगर हमने कोई भी गलत निर्णय लिया है, रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो वो हमेशा ही रॉन्ग डिसीजन होगा, उसको हम कभी राइट नहीं बना सकते। पूनम मैम, इसको समझना चाहेंगे कि ये तब होता है ज़्यादातर मौक़ों पर जब मार्केट गिर जाता है, ऐसे में घबरा करके फैसले लेना कितना नुकसान पहुंचा सकता है? डेफिनेटली घबरा के जो फैसला लिया जाता है, जिसका हमने शुरू से ये अपने डिस्कशन का जो बेस रहा है कि कैसे एंजाइटी आपको रॉन्ग डिसीजन ले जाती है। तो जब रॉन्ग डिसीजन होता है फिर वो रॉन्ग पे रॉन्ग होता चला जाता है। तो यहाँ जरूरत होती है एक हैंड होल्डिंग की, और एक ऐसे एडवाइजर या कोई ऐसे प्रोफेशनल की जो आपको सही रास्ता दिखाए। और जैसे नितेश ने पहले बहुत अच्छे से बात की कि जो हमें किसी के कहने से निवेश नहीं करना है। हमने हमारे दोस्त ने, नेबर ने, रिलेटिव ने जहाँ निवेश किया और हमने उनके देखा देखी एक अंधाधुंध में निवेश कर दिया, और हमें उसमें जाना तो आता है मगर उससे निकलने की हमें समझ नहीं है कि कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है और हमारे गोल्स क्या हैं और हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है। तो डेफिनेटली एंजाइटी बनती है, और उसमें से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम पूरे एसेट क्लास को गलत ठहरा देते हैं कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट तो पैसा नहीं बना के देता है, ये इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है। जबकि प्रॉब्लम हमारी खुद की समझ और हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग की होती है कि हमें वहां निवेश करना चाहिए कि नहीं। एक प्रोडक्ट मेरे लिए सही हो सकता है और वो किसी मेरे फ्रेंड या मेरी सिस्टर के लिए सही नहीं हो सकता। सो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी कॉन्शियसली एंड साइंटिफिकली गेज्ड, तभी आप उसमें पेशेंटली बने रहें और उसमें अपने गोल के तक पहुंचने तक उसमें, जैसे एसेट क्लास की हमने बात की, एसेट एलोकेशन की बात करी, तो बहुत सोच समझ के जितना लॉन्ग टर्म गोल है उतना आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करिए, जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है उसमें आप मॉडरेट या कंजर्वेटिव में निवेश करिए। इस तरह की रणनीति जब आप बनाएंगे तो डेफिनेटली उससे आपको वेल्थ तो बनेगा ही, साथ में आपको एक जो सुकून, एक पीस और एक सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग आप और आपके परिवार के लिए बनेगी, वो बहुत जरूरी है। और साथ ही हम खाली निवेश की बात ना करें, हम ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, जहाँ पे आप हर तरह की रिस्क के साथ चलते हैं, जहाँ आपकी हेल्थ की रिस्क भी आ गई। मतलब हम जब इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करते हैं तो हम रिटर्न्स के रिस्क की बात करें, राइट? But we should also look at health insurance and the life insurance, which is equally important to have a proper financial plan. बिल्कुल, किसी भी तरह के फाइनेंस के लिए या निवेश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की बातों पर बिल्कुल ना जाएं। आपके घर वाले, आपके मित्र बंधु क्या कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप ना देख करके खुद देखें कि आपको क्या करना है, आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, और डिसिप्लिन के साथ करें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार बहुत नुकसान पहुंचाता है। नितेश सर, आखिरी सवाल आपसे, मार्केट किसको रिवॉर्ड करता है, ओवर कॉन्फिडेंस को या डिसिप्लिन ज्यादा पसंद है? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है और वो होना भी चाहिए, बिकॉज अगर मैं कुछ कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो कुछ डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, कुछ एक्शन जो लेने नहीं हो पाऊंगा। बट इधर थिंग में आ जाए कि अगेन कि मुझे कॉन्फिडेंस, अगर मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया और मेरे को लग रहा है कि नहीं मैंने तो डिसीजन राइट लिया है, मैं रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, और मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है, फिर भी वो चीज में मैं अक्सर कोशिश करता रहता हूँ, करनी चाहिए, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है डिसिप्लिन आपको हर बार रिवॉर्ड करेगी। और इसका एक सिंपल एग्जांपल, क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो मैं खराब मार्केट में वो चीज को लेके बायस नहीं हो रहा हूँ, मैं समझ के रखा हूँ और बोल्ड एंड कैपिटल में मैंने रूम में लगा दिया है, मेरे ऑफिस में लगा दिया है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ना, वो उसका एक फीचर, कोई बग नहीं है। और मेरे को समझ में आ गया कि अगर मेरे को कोई 12 to 15% जैसा रिटर्न चाहिए तो वो वॉलेटिलिटी रहने वाली है और मुझे उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर मुझे कोई सब पार रिटर्न चाहिए 5-6-7% का और वो कंसिस्टेंट चाहिए, तो शायद कुछ ऐसे डेट प्रोडक्ट है, एफडी प्रोडक्ट है, उसमें आप निवेश कर रहे हो। पर मेनली जहाँ पे आपके असेट एलोकेशन, आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करना है,
कॉन्फिडेंस रखे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और अगर आप डिसिप्लिन हो तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो डिसिप्लिन प्लस आपका जो टाइम है, वो दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आपका रिलेशन बनेगा वो पैसे के बिल्कुल वेल्थ के साथ। और अगर ये रिलेशन को आप फ्लरिश करना है तो आपको आपके प्यार के रूप से, आपके वो इन्वेस्टमेंट के रूप से उसमें राशि जोड़नी पड़ेगी और वो डेफिनेटली कंपाउंड होगा। सो दैट्स माय मैसेज। बिल्कुल, यानी डिसिप्लिन होना ज़्यादा अच्छा है, डिसिप्लिन होना चाहिए और ये डिसीजन खुद से लेना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। गुड आफ्टरनून सर। आज हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे को वैसे तो प्यार, मोहब्बत, गुलाब और चॉकलेट्स के दिन के नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन अगर मार्केट के नज़रिए से देखा जाए तो ये कमिटमेंट है। सर, सबसे पहले यही सवाल है आपसे कि सबसे बड़ा गलत डिसीजन या रिस्क या कमिटमेंट क्या होता है मार्केट में, जो एक इन्वेस्टर ले सकता है या ले लेता है? अनीता जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क या कमिटमेंट से रिलेटेड रिस्क मार्केट में एक ही है, वो है ओवर कमिटमेंट। मतलब रिलेशनशिप में वही होता है ना, आप पहले तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर बाद में जब रियलिटी वाली सिचुएशन आती है तो वो आप सब कुछ कर नहीं पाते हैं। मार्केट में भी वैसा ही है। पैसा तो कमाना है, कैपेसिटी कम है, एफएनओ ट्रेडिंग भी कर लूंगा, ऑप्शंस भी कर लूंगा, पोजीशंस ज्यादा ले लूंगा, मार्जिन फंडिंग कर लूंगा। और जब आप वो करते हैं तो फिर पता चलता है कि जब तक अपसाइड है तब तक तो ठीक है, 2-3 ट्रेड आपके ठीक लगे तो आपको लगता है रे ये तो लाइफ बड़ी कूल है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया पैसा बन रहा है। एक आध ट्रेड उठते जाते आपको लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ होगी। सो आई थिंक कमिटमेंट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ओवर कमिटमेंट ना कर दें। मार्केट के लिए सबसे बड़ी रिस्क होती है। बिल्कुल। और सर, आजकल लोग इमोशनल डिसीजन ज्यादा ले रहे हैं, फोमो में फंस करके बहुत ज्यादा डिसीजन लिए जाते हैं। ये कितना डेंजरस रिस्क हो सकता है? देखिए, ये प्रॉब्लम मार्केट में, इन्वेस्टिंग में आज की नहीं है, जब से मार्केट है तब से है और ये हमेशा रहेगी। कि किसकी इच्छा नहीं होती कि जल्दी से पैसा बनाए, ज्यादा पैसा बनाए, बिना या कम मेहनत के पैसा बनाए। हर आदमी चाहता है और यही चाहत उन्हें लगता है कि मार्केट में भी काम आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मार्केट हो। सबको लगता है बहुत कुछ मिल जाए, जल्दी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और वो इमोशन जल्दी से जाती नहीं है। अभी इमोशन को कंट्रोल करना आसान भी नहीं है, इसमें बिल्कुल सही बात है। सो पॉइंट सिंपल सा ये है कि अगर सिर्फ ये कि मेरे पड़ोसी ने, मेरे दोस्त ने, मेरे किसी कलीग ने बहुत मार्केट में पैसा बना लिया है इसलिए मैं भी लगाऊं, आप उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी रिस्क लेने की एपेटाइट और उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन, उसकी जरूरतें अलग होंगी, आपकी अलग होंगी। सो आपको बजाय किसी और को देख के डिसीजन लेना है, आपको खुद को देख के डिसीजन लेना है। सो सबसे बड़ी चीज यही है कि फोमो अगर आपको हो भी रहा है कि मैं अकेला रह गया, बाकी सब आगे निकल गए, तो चलिए कोई बात नहीं, आप आज ही शुरू कीजिए। लेकिन आज शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आपसे आगे कोई 2 किलोमीटर पहले दौड़ के वहां पहुंच चुका है, अब मैं इतनी स्पीड से दौड़ूंगा कि उससे बाहर निकल जाऊंगा। आप अपनी से देखिए, अपनी स्पीड देखिए, बिल्कुल पहुंचूंगा, बाद में पहुंचूंगा, जो भी है, लेकिन अपनी स्पीड से दौड़ूंगा। जी सर, मार्केट में इमोशन की बात अगर करें तो ये लॉयल्टी नहीं बल्कि लायबिलिटी मानी जाती है। सॉरी कम अगेन। मार्केट में अगर हम इमोशंस की बात करें तो क्या ये लॉयल्टी जो होती है ये लायबिलिटी ज्यादा मानी जाती है? सही है, लेकिन लाइफ में इमोशन नहीं है तो फिर लाइफ ही क्या है? इन्वेस्टिंग में इमोशन नहीं है तो फिर इन्वेस्टिंग ही क्या है? वो तो रहेंगी। जिंदगी में हर रोज, हर वक्त, हर मोमेंट आपके इमोशन होते हैं, अच्छे खराब, बुरे भले, कम ज्यादा। सो आई थिंक बट आपको खाली ये इमोशंस को कंट्रोल करना है कि मेरे एक्शन पर उसका इम्पैक्ट ना पाए। इमोशन आप कई बार आपको पता है ना कि जब हमें कहा जाता है कि मेडिटेशन करो, खुद आप में विचार नहीं आने चाहिए, विचार शून्य हो जाओ, तो है ना, जब ऐसा कोई बोलता है तभी सबसे ज्यादा विचार आते हैं। वो तो आएंगे, लेकिन विचारों से डाइवर्ट होकर आपको वापस किस तरह से आप जिस काम को कर रहे हैं वहां फोकस करना है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी आपके पास हमेशा आएगा, और ये आज ट्रम्प ने ये बोल दिया, अरे कल तो ईरान पे बम गिरने वाला है, परसों ये हो जाने वाला है, मैं तो सारा बेच देता हूँ। ये सब चीजें आपके मन में आएगी, तो आएगी ही। लेकिन आपको ये देखना है कि पहले बार कितनी बार ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट आके गए,
कितनी बार युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वॉर हुए हैं, कितनी बार बम गिरे हैं, कितनी बार कोविड हो गया, क्या क्या नहीं हुआ दुनिया भर में, उसके बावजूद आपके मार्केट लाइफ है समय। करेक्ट। तो ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन आपको ये पता है कि अल्टीमेटली आप वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना है, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी। बिल्कुल सर, आज वैलेंटाइन डे पर आप अपने व्यूवर्स को, निवेशकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव ये देना चाहूंगा कि जितना आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में, आपको लव लाइफ जो भी है उनसे जितना प्यार करते हैं, आप जितना पैसों से प्यार करते हैं, जितना आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, उसी इन तीनों चीजों को जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनको बेहतर बनाने के लिए आपको एक ही काम करना है, एक सही तरीके से डिसिप्लिन वे में रिस्क को समझते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये बहुत जरूरी है। अगर ये काम अगर आप करेंगे तो आप जो 3 रिलेशनशिप को आप हमेशा लाइफ लॉन्ग सहेज कर रखना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को हैंडल करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी रिस्क क्या है ये समझना जरूरी है और तभी आप कमिटमेंट करें। बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल सर आपका, पूनम मैम और नितेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।